नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय आपके आसपास जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा होगा वो ये कि क्या जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। पूछा जा रहा है कि क्या भारत में भी वैसी ही परिस्थितियां नहीं है जो बांग्लादेश में है। क्या विपक्ष के साथ सत्ता का और सत्य के साथ मीडिया का सलूक वैसा ही नहीं है। क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल भारत में भी नहीं उठ रहे। और इन सब से ऊपर सत्ताधारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करने वाली हर आवाज को खामोश कर देने की अलोकतांत्रिकता का स्वर उतना ही डरावना नहीं है जैसा कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने बना रखा था। चलिए इन तमाम सवालों पर तफसील से सोचते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में जो भी हुआ है उसकी आंच हम तक भी पहुंची है। 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में 56% कोटा देने को कहा। इस पर बवाल मच गया। 12 जुलाई को प्रदर्शन हिंसक हो गया और 14 जून को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार यानी गद्दार कह दिया। नतीजा 5 दिन के भीतर 100 से ज्यादा छात्र मारे गए। 19 जुलाई को एक ही दिन में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। अब इधर भारत में देखिए, 7 अगस्त 2023 की बात है। सदस्यता छीने जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद पहुंचे थे। उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी हुई थी और तभी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे उठते हैं और कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान में चाइना का माल बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चीन से पैसा मिल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए यह सबसे आसान हमला होता था, विपक्ष के नेताओं को विदेशी एजेंट बता देना। 20 जुलाई 2024 को आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पुलिस उठा ले जाती है। फिर 26 जुलाई को 6 और छात्रों को पुलिस जेल में डाल देती है। अब जरा भारत में याद करके देखिए, सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन का दौर याद कीजिए। नामों की गिनती खत्म नहीं होगी। सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, उमर खालिद, सब छात्र। अलीगढ़ में तो 1100 छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। ऑटो चलाने वाले अब्दुल तौसीफ को दिल्ली में 9 महीने के लिए जेल में सड़ा दिया, जबकि वो उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं। यही भीमा कोरेगांव के मामले में हुआ, आप जानते होंगे। बांग्लादेश में जिसने भी शेख हसीना की नीतियों का विरोध किया उसे जेल में डाल दिया गया, ज्यादातर को झूठे आरोपों में। भारत में भी ऐसे मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा की जिंदगी नर्क बना डाली गई। उम्र कैद की सजा के बाद वो निर्दोष साबित हुए। प्रोफेसर हनी बाबू, सुधा भारद्वाज, तीस्ता सितलवाड़, गौतम नौलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, अविनाश दास और भी बहुत सारे लोग। एल्गार परिषद मामले में कई वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विद्वान कई सालों से महाराष्ट्र की बाइकला और तलोजा जेल में बंद है और उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है। जो कमाल की बात है वो ये, अब जरा बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम को समझिए जिससे बवाल शुरू हुआ। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। आजादी के बाद नौकरी में 80% सीटें रिजर्व कर दी गई। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण। सामान्य छात्रों के लिए बची सिर्फ 20% सीटें। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा फायदा मिला, 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ दिया गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें बन गई। बवाल तब बढ़ा जब 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% बन गया। साल 2018 में इसके खिलाफ 4 महीने तक आंदोलन चला। इसके बाद शेख हसीना ने कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसको फिर से उसी तरीके से लागू कर दीजिए, मतलब 56% का फॉर्मूला। इस पर बवाल मच गया। शेख हसीना को लगा कि उनकी लोकप्रियता के सामने छात्रों के आंदोलन का क्या ही वजूद है। उन्होंने 14 जुलाई को एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दे दिया। हसीना ने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों यानी गद्दारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। दलालों के बच्चे कहे जाने से बांग्लादेश दहल उठा
और इसका केंद्र बना ढाका यूनिवर्सिटी। वहां नारे गूंजने लगे, तुई के, आमी के, रजाकार रजाकार, मतलब तुम कौन हम कौन, गद्दार गद्दार। देखते ही देखते भड़की हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा छात्र। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्रों को अपमानित करने के लिए शेख हसीना ने उन्हें रजाकार यानी गद्दार बुलाया था। चुनाव आयोग को मुट्ठी में करके सत्ता में आई शेख हसीना को लगा था कि इससे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठेगा, लेकिन हो गया उल्टा। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये संदेश दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने की वजह से गद्दार साबित करना चाहती है। शेख हसीना ने तब भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। अपनी अकड़ में वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि छात्रों को रजाकार यानी गद्दार बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। इसके बावजूद छात्रों की गिरफ्तारी बंद नहीं होती है। इससे छात्र और भड़क उठते हैं। दरअसल शेख हसीना घमंड में रही कि एजेंसियों का दमन चक्र छात्रों के हौसले तोड़ देगा, लेकिन यह असंभव हो चुका था। अब भारत का किसान आंदोलन याद कीजिए। सरकार यहां भी अड़ी हुई थी, वहां भी अड़ी हुई थी। वहां छात्रों को गद्दार और देशद्रोही कहा गया, यहां किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही कहा गया। फर्क केवल इतना था कि बांग्लादेश का छात्र आंदोलन नेतृत्व के अभाव में पूरी तरह से अनियंत्रित, अराजक और हिंसक हो चुका था, और भारत का किसान आंदोलन पहले दिन से आखिरी दिन तक गांधीवादी और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलता रहा। जिन लोगों ने भी छात्रों का साथ देने की कोशिश की बांग्लादेश में, उन्हें जेल में डाल दिया गया या उनका उत्पीड़न किया गया। यही किसानों के मददगारों के साथ भारत में हुआ। हद तो तब हो गई जब शेख हसीना के बाद उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी छात्रों को रजाकार यानी गद्दार बोलना शुरू कर दिया। समाज कल्याण मंत्री टीपू मोनी ने कह दिया कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक ही नहीं है। वहीं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों यानी गद्दारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे छात्रों का गुस्सा बढ़ता गया। हालात देखकर मीडिया ने भी अपना सुर बदलना शुरू कर दिया। नतीजा, सरकार जिन्हें गद्दार यानी रजाकार साबित करना चाहती थी, वो जनता की नजरों में हीरो बनते चले गए, नायक। एक और वजह जिसे शेख हसीना नहीं भांप सकी, और वो है बेरोजगारी। बांग्लादेश में भयावह बेरोजगारी है। वहां नौकरी की सबसे बड़ी परीक्षा है बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी। हर साल औसतन 3000 वैकेंसी आती है और छात्र बैठते हैं 4 लाख से भी ज्यादा। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बांग्लादेश में छात्र गारमेंट फैक्ट्रियों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। याद कीजिए, मुंबई एयरपोर्ट पर कुली यानी पोर्टर की नौकरी के लिए उमड़ा हजारों नौजवानों का सैलाब। और सोचिए कि क्या वाकई बांग्लादेश और भारत के हालात बिल्कुल बहुत अलग है। अगर कोई सबसे बड़ी बात अलग है तो वह है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिद। बांग्लादेश में विपक्ष ने शेख हसीना के इरादों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था या हार मान ली थी, और भारत में सैकड़ों नागरिक संगठनों, छात्रों, नौजवानों, विपक्ष ने इसकी मशाल उठा रखी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।